नमस्कार। हमारा YouTube पर जो चैनल है साहित्य, संगीत और सिनेमा, जैसा कि हम हर एपिसोड में आपको साहित्यिक, ऐतिहासिक और प्राचीन जो अपना इतिहास है, शिक्षा, संगीत पर बातचीत कराते हैं, विद्वानों को आपसे रूबरू कराते हैं, इसी प्रकार से आज हम सर के निवास पर हैं। आनंद शर्मा जी हैं, IAS ऑफिसर हैं और उज्जैन संभाग के संभागायुक्त हैं वर्तमान में। हमने सर के कुछ रुचियां देखी हैं, लेख देखे हैं, क्योंकि सर जिस संभाग में संभागायुक्त रहे हैं या कलेक्टर रहे हैं, तो वहाँ की जो अपनी प्राचीन संस्कृति है, ऐतिहासिक धरोहर है, उसके बारे में सर की बहुत रुचि है। उन पर लेख भी लिखते हैं और कई जो फिल्में हैं जो हमारे इतिहास पर बनी है, सामाजिक संदेश देती फिल्में, उन पर भी अपनी लेखनी लिखते हैं सर। और वो हम पढ़कर बहुत प्रभावित हुए कि एक तरफ आप IAS ऑफिसर, उसके बाद लेखन के माध्यम से भी आप युवाओं को, समाज को अपनी लेखनी से और जो आप उनको प्रभावित कर रहे हैं, अच्छा लगता है। तो आइए मैं मुलाकात कराता हूँ। नमस्कार सर जी। नमस्कार जी। मैंने आपका कई लेख पढ़े हैं, आपकी रुचि देखी है और आप ऐतिहासिक जो धरोहर है उनके बारे में लिखते हैं और नई पीढ़ी को जागृत करते हैं। तो ऐतिहासिक जो अब हमारी धरोहर है उनमें संगीत भी और जो परंपराएं, संस्कृति हैं, क्या उनके बारे में जो आपके लेख हैं थोड़ा उजागर करेंगे सर? देखिए, ऐसा है कि लिखता तो मैं, जैसा अधिकांश लेखक या जो भी होते हैं, वो अपने खुद के संतुष्टि और खुद के सृजन के लिए करता हूँ। परंतु क्योंकि सृजन जो है वो समाज तक जब जाता है तो उसको थोड़ा आकर्षक बनाने के लिए उसमें कुछ कहानियाँ और बाकी चीज़ें डालनी पड़ती हैं। इतिहास के बिना जो है आप वर्तमान के संदर्भ को ठीक से समझ नहीं सकते हैं। इसलिए ऐतिहासिक संदर्भों में मेरी रुचि है और परंपरा कहाँ से स्टार्ट हुई है, कोई चीज़ें किस तरह से आज आकार ली गई हैं, इनको लेकर के एक मन में उत्सुकता रहती है। तो जब भी कहीं किसी जगह पर मैं जाता हूँ तो उसको उस प्रकार से मेरी आदत है कि मैं उसको देख करके, शोध करके और फिर उसके बारे में लिखता हूँ। आप जो ऐतिहासिक विषयों पर, हमारी धरोहर पर कई फिल्में भी बनी हैं, जैसे आशुतोष गवारीकर बनाते हैं, तो आप ये फिल्में भी देखते हैं इस तरह की? देखिए, फिल्में देखने का तो मुझे शौक़ है, शुरुआत से ही शौक़ है, कॉलेज के ज़माने से ही जी। और ये शौक़ भी जो है वो लगातार जिंदा रहा है। कहीं पर उसमें समय समय पर कुछ प्रशासनिक बाधाएं या कुछ काम ना आ जाएं तो बात दूसरी है, लेकिन रेगुलरली मैं फिल्में देखता हूं। और एक मज़ेदार बात बताएं आपको कि जब भी लॉकडाउन के समय में मैंने सोचा कि खाली समय में कुछ फिल्में देख सकते हैं क्या, तो अमेज़न प्राइम पर या नेटफ्लिक्स पर मुझे फिल्में ही नहीं मिली जिनको मैंने ना देखा हो। क्या? तो बहुत ज़्यादा मुझे शौक़ रहा है और उसको मैं देखता रहा हूँ। लेकिन फिल्मों के बारे में लिखना मैंने कुछ दिनों पहले से ही स्टार्ट किया था। मध्य प्रदेश की जो पर्यटन स्थल हैं, अगर हम, जैसे कि आपने ओरछा पर, खजुराहो पर, सांची पर, ऐसा कुछ, तो आप कुछ थोड़ा बताएं। मध्य प्रदेश में अपार संपदा पड़ी हुई है। मध्य प्रदेश जो है वो, जैसा कि आप और हम सभी जानते हैं कि ये बहुत प्राचीन भूभाग है। कहते हैं कि जब कुछ भी नहीं था तब ये गोंडवाना का प्रदेश था। तो ऐतिहासिक संदर्भ तो बहुत ज़्यादा है। हम जहाँ उज्जैनी में बैठे हैं वहाँ पर अशोक जो है, सम्राट अशोक ने बतौर राजकुमार रहे हैं। बौद्ध संप्रदाय का भी इस क्षेत्र में बहुत प्रभाव रहा है और कालिदास के अनेक ग्रंथ, जिसमें मेघदूत खास करके, जिसमें वर्णन है हमारे महाकालेश्वर मंदिर का, और बाकी चीज़ें भी जो है
उज्जैन को रेखांकित करके कालिदास के साहित्य में उनका उल्लेख मिलता है। इसके अलावा भी बुंदेलखंड में जब मैं कमिश्नर सागर रहा तो मैंने देखा कि जिलों में छोटी छोटी जगहों पर भी बहुत सारी पुरा संपदाएँ हैं और उन बड़ी ऐतिहासिक और बड़ी सुंदर चीज़ें हैं। संयोग ये है कि केवल जो जहाँ पर टूरिस्ट सेंटर डेवलप हो पाता है उनके बारे में ही हम लोग जान पाते हैं, पर बाकी और बहुत सारी चीज़ें भी हैं जहाँ पर्यटन के लिहाज से यदि सुविधाएं डेवलप की जाएं तो आदमी को जानने और देखने का बहुत सारी सामग्री हमको मिल सकती है, ऐसा मैंने महसूस किया। और उसी में से कुछ जगहों को लेकर के मैंने लिखा भी है। गुरछा जो है वो बड़ा सुंदर ही एक नगरी है, राम राजा भगवान की नगरी उसको मानते हैं। और एक ही जगह पर आप आध्यात्म भी देख सकते हो, क्योंकि राम राजा ओरछा का मंदिर है वहाँ पर। आप वहाँ पर फॉरेस्ट की सेंचुरी है तो आपको फॉरेस्ट रिजर्व मिल जाता है। इसके अलावा आपके ऐतिहासिक संदर्भ में जहाँ पर कि वीर सिंह जी देव से लेकर के और जहांगीर महल तक की पुरा संपदाओं को भी आप देख और महसूस कर सकते हो। तो इसी तरह से बहुत सारी जगह हैं हमारे यहाँ पर प्रदेश में। विदिशा में सांची है जो कि बहुत पुराना 7 वाहनों और आर्यों के समय की राजधानी और बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल रहा है। अशोक जब आए यहाँ पर तो उन्होंने जो अपना विवाह किया था वो विदिशा की राजकुमारी से ही किया था, जो कि एक वणिक जो थे सेठ उनकी पुत्री थी। तो ऐसे बहुत सारे ऐतिहासिक संदर्भ हैं और चीज़ें हैं जिनको आप खोज सकते हो और उसका एक अलग ही आनंद है। ऐतिहासिक धरोहर को देखने और वहाँ पर समय बिताने की और वहाँ से कुछ सीखने की ये परंपरा, जैसे पुराने हमारे जो लोग हैं वो तो उनमें तो रुचि बहुत थी। आज की नई पीढ़ी में जिस तरह से विदेशों में जाकर कुछ ऐसी धर्मों के प्रति और या विदेशियों में बहुत रुचि होती है, स्पेशली वो आते हैं अपनी विरासत को देखने या भारतीय जो ऐतिहासिक धरोहर उन पर भी विदेशियों की ज़्यादा मतलब तादाद में संख्या दिखती है। तो क्या हमारी नई पीढ़ी ये हमारी धरोहर को उतना चाहती है, उतना ही देखने में रुचि है इनको? मुझे लगता है कि ये बात तो मैं सही नहीं कहूँगा कि यदि हम कहें कि नई पीढ़ी को ऐतिहासिक धरोहरों को जानने में रुचि नहीं है। नई पीढ़ी में भी अपने ऐतिहासिक धरोहरों को जानने, उनके बारे में अध्ययन करने की रुचि है। और लेकिन असली चीज़ ये है कि सुविधाएं किस तरह की विकसित की गई हैं, या वहाँ तक जाना और वहाँ पर ठहरना या बाकी चीज़ों का जो इंतज़ामात रहते हैं उससे ये कोरिलेशन थोड़ा सा होता है। और मैंने देखा कि इन क्षेत्रों में मतलब छतरपुर में जब मैं गया और छत्रसाल बुंदेली का जो वहाँ पर महल है, वहाँ हम ये सोच करके गए थे कि आज तो ऐसा दिन है कि ज़्यादा भीड़ नहीं रहेगी, पर वहाँ बड़ी बड़ी दूर से लोग आए थे। और तो लोगों की पर्यटन में रुचि है और ऐतिहासिक संदर्भों को भी देखने जानने समझने में रुचि है। ये एक और बात है लेकिन कि हमारे यहाँ टूरिज़्म जो है वो धार्मिक स्थलों से जुड़ा रहता है। तो कोई पुराना मंदिर या प्राचीन जो स्थान है उसके हिसाब से आदमी कुछ घूमने फिरने में रुचि रखता है। जब हम मंदिर में जाते हैं तो एक आस्था, धर्म और वो धार्मिक उससे उत्प्रोत हो जाते हैं अंदर। लेकिन जब हम ऐतिहासिक धरोहर में जब जाते हैं, जब देखते हैं कि ये प्राचीन कैसे बना था उस समय हजारों साल पहले, तो क्या उस समय क्या इंसान के मन में, दिल में क्या क्या होता रहता है? देखिए मतलब धर्म जो है वो आस्था का विषय है जी। ऐतिहासिक संदर्भ से धार्मिक चीज़ों का एक रिलेशन तो रहता ही है जी। जैसे आप यदि महाकालेश्वर मंदिर की ही बात करें जी। तो महाकालेश्वर मंदिर में जब हम ये संदर्भ पाते हैं कि मेघदूत में कालिदास ने
ये वर्णन किया था कि उन्होंने कहा कि जब तुम जाओगे उज्जैनी में अवंतिका के ऊपर से गुजरोगे तो महाकालेश्वर मंदिर में संध्या आरती हो रही होगी। अब ये ग्रंथ मेघदूत इतना पुराना है और कालिदास कोई साधारण साहित्यकार तो थे नहीं, तो आज जब उन्होंने उस समय महाकालेश्वर मंदिर की संध्या आरती के बारे में लिखा तो ना केवल महाकालेश्वर मंदिर बल्कि संध्या आरती भी बहुत प्रतिष्ठा पा चुकी होगी। तो इससे हमको ये पता चलता है कि ये मंदिर है तो सही, आस्था और धर्म का केंद्र तो है ही, लेकिन इसका पुराने इतिहास से और पुराण से कैसा संदर्भ है। एक उदाहरण के लिए, जब मैं खाटू श्याम जी के मंदिर में गया तो मुझे जान के आश्चर्य हुआ कि खाटू श्याम जी का जो मंदिर है वास्तव में वो बर्बरीक का मंदिर है, वो भगवान कृष्ण का मंदिर नहीं है। और बर्बरीक जो है वो एस्ट्रो साइंटिस्ट थे महाभारत काल में। और जो खाटू श्याम जी का मंदिर है उसमें आपको आकृति दिखती है कि जैसे कोई एक श्याम वेश में मूर्ति हो, पर वो वस्तुतः एक शालिग्राम की गोल पत्थर है और उसको श्रृंगार करके वो बनाते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं जब आप उसको उसके इतिहास और उससे संदर्भित करते हो तो आपको एक नई चीज़ें पता चलती हैं कि ये किस तरह हुआ होगा। खजुराहो फिल्म फेस्टिवल में भी आप अटेंड किया है ना? खजुराहो में, चूँकि खजुराहो में सागर का संभाग का मैं कमिश्नर था तो प्रशासनिक एक संभागीय प्रमुख होने के नाते अनिवार्य रूप से मुझे खजुराहो की जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं उसको अटेंड करना ही होता था। लेकिन फिल्मों का चूँकि मुझे शौक़ भी है तो इसलिए मैंने वहाँ पर खजुराहो जो फिल्म फेस्टिवल राजा बुंदेला कराते हैं उसको अटेंड किया। और राजा बुंदेला जी ने बेसिकली फिल्म फेस्टिवल में वो मुझे जान के आश्चर्य हुआ कि बहुत सारे लोग छोटी छोटी फिल्में बना रहे हैं। वो फिल्में 30 मिनट की होती हैं, 40 मिनट की होती हैं, एक आध घंटे की होती हैं और वो बड़ी ही समाज की बड़े अहम मुद्दों पर बनी फिल्में होती हैं। और उसमें से मुझे जान करके आश्चर्य हुआ कि बुंदेलखंड जैसे जो हम कहते हैं कि थोड़ा पिछड़ा क्षेत्र है उसमें बड़े ही प्रतिभावान लोग मुझे मिले जिन्होंने वो फिल्में बनाई थी। और उसमें से कुछ फिल्में मैंने देखी भी। उन्होंने एक नाम दिया था टटिया टाकीज। बहुत पुराने ज़माने में जो है टाट पट्टी की टॉकीजेज हुआ करती थी, तो कुछ टॉकीजेज उन्होंने बनाई हैं। उसमें वो फिल्मों का शो होता है, कुछ विदेशी फिल्में भी उसमें शामिल करते हैं। पर निश्चित ही ये एक अनूठा प्रयोग है और उसके बहाने जो लोकल हमारे फिल्मकार हैं उनको एक मौका मिलता है अपनी चीज़ों को प्रदर्शित करने का, तो बड़ा आकर्षक था। खजुराहो तो वैसे भी विश्व धरोहर है। खजुराहो के मंदिर जो हैं वो संस्कृति, आध्यात्म, कला, इनका बड़ा अनूठा संगम है। तो इन सब चीज़ों को देखने का भी एक अलग नज़रिया रहता है। जब फिल्म मेकर जैसे कि आशुतोष गवारीकर, मोहन जोदाड़ हो या इस विषय पर जब फिल्में बनाते हैं तो फिल्म मेकर फ्रीडम चाहता है वो अपनी, क्योंकि एक साहित्य की भाषा अलग होती है और फिल्म की भाषा अलग होती है, माध्यम दोनों अलग अलग होते हैं। तो जब इन धरोहरों पर या ऐतिहासिक विषयों पर जब फिल्में बनती हैं तो आप इतने नज़दीक हैं, आप इतने अधिकारी रहे हैं तो बहुत नज़दीकी से देखा भी है और जवाबदारी निभाई भी है उसको विकास के लिए। या तो जब फिल्में बनती हैं तो क्या आपको लगता है कि कुछ इसमें कमी रह गई या और अच्छी तरीके से फिल्म बनी है या और कुछ बन सकती थी? क्यों कई चीज़ें छूट जाती हैं उसमें, कई चीज़ों को बड़ा चढ़ा के दिखाया जाता है फिल्म में। देखिए, मुझे याद आता है आचार्य चतुर्सेन की एक बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक है वयम रक्षामः। जी हाँ। चतुर्सेन ने वयम रक्षामः की भूमिका में लिखा है कि इतिहासकार और साहित्यिक लेखक, इसमें ये एक मामूली फ़र्क या बड़ा फ़र्क कह लें वो ये होता है कि वो इतिहास के संदर्भों को तड़का लगा के आपके लिए लिखता है। यदि ऐतिहासिक पुस्तकों में ऐतिहासिक संदर्भ जैसे कि तैसे किताबों के रूप में लोगों को पढ़ने के लिए दिए जाएं
तो निश्चित ही वो जो है आपको आकर्षित नहीं करेंगे, क्योंकि फिर तो सब्जेक्ट हो गया। हिस्ट्री की बुक्स हैं, सब लोग हिस्ट्री की बुक को ही साहित्य के रूप में नहीं पढ़ लेते। साहित्य के रूप में जब उसको रचा जाता है तो उसमें कुछ मिर्च मसाला डाला जाता है, ऐतिहासिक संदर्भ रहते हैं। इस मामले में मुझे याद आ रहा है वृंदावन लाल वर्मा, जिन्होंने बड़ी सुंदर रचनाएं लिखी हैं, चाहे वो महात्मा जी के बारे में हो, चाहे झांसी की रानी के बारे में हो, लेकिन ऐतिहासिक संदर्भों के साथ थोड़ा थोड़ा उसमें पुट दूसरी चीज़ों का भी रहता है, आकर्षक बनाने के लिए। यही बात फिल्मकार के लिए भी रहती है। फिल्मकार जो है किसी ऐतिहासिक संदर्भ को उठाते हैं और उसको लेकर के फिर एक रचना जिसमें आपके लिए मनोरंजन भी हो, सस्पेंस भी हो और आपको जो रुचे वैसी चीज़ें उसमें डालते हैं। शुद्ध रूप से ऐतिहासिक फिल्में बिना किसी थोड़ा सा जिसको कहना चाहिए कि इस मसाले के बिना बने तो शायद लोगों को पसंद भी नहीं आएंगी। पर मुझे जो आपने क्वेश्चन पूछा है उसको लेकर के मेरे को ये लगता है कि जो ऐतिहासिक फिल्मों के रचनाकार को करना चाहिए वो ये है कि जो उस समय के चीज़ें हैं, संदर्भ हैं, उनको उसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। और इसलिए आपको याद होगा कि जो रिटायर्ड एटनबरो ने फिल्म गांधी बनाई थी, तो उस दौरान जो उसने पोशाकें या बर्तन, मर्तबान इत्यादियों का इस्तेमाल किया था वो उसी संदर्भ समय के थे। फिल्मकार को हमारे इंडियन फिल्मकारों ने भी इसमें बड़ी मेहनत करी है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि पुराने समय में जो मतलब कि आसिफ या बाकी फिल्मकारों ने उतनी रिसर्च और वो सब चीज़ें करते थे, अब वो उतना मुझे नहीं दिखाई देता। आप लिख भी रहे हैं और आपको अध्ययन का भी बहुत शौक है, साहित्य कृतियों को आप पढ़ते हैं, तो आपके कुछ जो लोकप्रिय हैं पुस्तकें या साहित्यकारों का जिनको आप पढ़ते हैं, आप पढ़ चुके हैं? देखिए, बेसिकली पढ़ने का शौक़ तो मुझे बहुत पहले से है और बहुत बचपन से मुझे को साहित्य के विषय में पढ़ने की प्रवृत्ति जागृत हो गई थी। तो संयोगवश मैं ऐसी एक नौकरी में आ गया जिसमें मुझे प्रशासनिक पद होने के नाते शुरुआती दौर में स्थानीय संस्थाओं, नगर पालिका, नगर निगमों का प्रशासक रहने का भी मौका मिला। तो हमको ये मौका मिला कि लाइब्रेरी जो है हमारे हाथ में रहा करती थी, तो छांट छांट के हम अपनी लाइब्रेरी में साहित्यिक पुस्तकों को से समृद्ध करते थे और फिर जो है उस तरह से पढ़े। लगभग सभी क्षेत्र में बहुत पुराने समय से पढ़ा, बल्कि इन दिनों थोड़ा मैं आपसे कहना चाहूँगा कि मेरा पढ़ना कम हो गया है। मेरे घर के लोग भी मुझसे कहते हैं कि अब आपका पढ़ना थोड़ा सा कम हो गया है। बाकी शरद चंद्र चट्टोपाध्याय से लेके विमल मित्र, रविंद्रनाथ ठाकुर और ख्वाजा अहमद अब्बास, राजेंद्र सिंह बेदी, यशपाल और तमाम ऐसे लेखक हैं जिनको मैंने पढ़ा है, कृष्णचंद्र, फणीश्वर नाथ रेणु। तो साहित्य के लगभग सभी चीज़ों को मैंने पढ़ा है। मुझे हर तरह के लेखक पसंद हैं, मोहन राकेश जैसे जिन्होंने एक अलग तरह के संदर्भ रचे हैं, और यशपाल जैसे जिन्होंने, यशपाल के किताबों में आप हमारे स्वतंत्रता आंदोलन और उस समय की चीज़ें भी पाते हैं। तो ये आज के युवा लेखकों में कुछ पढ़ते हैं? आज के युवा लेखकों में भी कुछ नयापन मिलता है आपको आज के साहित्य? आज के युवा लेखक भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा लिख रहे हैं। और ग्वालियर के पवन करण हैं जो जिन्होंने स्त्री मेरे भीतर एक पुस्तक लिखी जो बड़ी प्रसिद्ध भी हुई है। अच्छा, आपके व्यक्तित्व कृतित्व? नहीं, उन्होंने अपनी स्त्री मेरे भीतर एक पुस्तक लिखी है। उन्होंने ये लिखा है, और उन्होंने ये लिखा है एक्चुअली कि
स्त्रियों के बारे में हम किस तरह से सोचते हैं और स्त्रियां खुद अपने बारे में किस तरह से सोचती हैं। स्त्रियों की जो सामाजिक रूप से उनको सोचने और देखने की दृष्टि है, उसमें कितना अंतर है। तो पवन कर्ण बहुत अच्छे साहित्यकार हैं नए लोगों में जिनको मैंने पढ़ा है। आपके मन में जो जिज्ञासा प्रकट होती है कि इस साहित्यकार को पढ़ना है या इस उपन्यास को पढ़ना है, इस कहानी को पढ़ना है, तो वो कहाँ से मालूम पड़ता है आपको? या कहीं अखबारों के माध्यम से या किसी के द्वारा कि यार वो उपन्यास बहुत अच्छा आया है? किस तरह से आप तय करते हैं कि उपन्यास को पढ़ना है? देखिए, शुरुआती दौर में तो ऐसा नहीं था कुछ। मैंने तो आपको जैसे बताया कि मैं तो लाइब्रेरियाँ खंगालता था, एक तरफ से स्टार्ट करता था और किताबें जितनी रहती थी सब पढ़ना मेरा जुनून रहता था। और लेकिन अब जो है कुछ मेरे बच्चे रेफरेंस कर देते हैं, खास करके मेरी बेटी जो है वो मतलब बताती उनको है। असर तो है आपके अध्ययन का? हाँ, मेरे रुचि आपने ही जगाई है। प्रकृति ही देती है ये तो। लेकिन मेरे तीनों बच्चों को पढ़ने का शौक़ है। मेरी 2 बेटियां हैं और एक बेटा है। तीनों को पढ़ने का शौक़ है और वो लोग ही मुझे बीच बीच में रेफरेंस करते रहते हैं कि ये बुक पापा अच्छी निकली, आप पढ़ सकते हो। तो आने वाले दिनों में हम ये उम्मीद करें कि आपकी जल्दी पुस्तक आने वाली है कोई? पुस्तक का तो देखिए ऐसा सच मैंने सोचा नहीं। मेरी कुछ कविताएं हैं जिनका एक संग्रह निकालने के बारे में बात हुई थी, तो कुछ कविताएं मैंने संग्रहित की हैं। बाकी लेखन के रूप में नॉर्मली मेरे फिल्म रिव्यूज़ होते हैं और एक मेरी कुछ दिनों तक, अभी तो छूट गया काफ़ी दिनों से, पुराने दिलों की यादों के संदर्भ में एक रविवारी गपशप के नाम पर मैं एक कॉलम लिखता था। आ सकता है आपने? यात्रा वृतांत भी आ सकते हैं। देखिए कितना समय मिलता है, कितना कर पाते हैं जी। लेकिन नहीं, आज बड़ी बात ये कि आपके बच्चे आपको आज वो प्रोत्साहित कर रहे हैं कि पापा आप पढ़ते थे, कम कर दिया पढ़ना। ये बात सही है, ये बात सही है। तो इस देखिए एक बहुत बड़ी बात ये हमको मालूम हुई कि आज हम जो देखते हैं OTT प्लेटफॉर्म, वहाँ पर पूरे युवाओं का भीड़ लगी है। युवा ही देखते हैं, इसीलिए OTT प्लेटफॉर्म इतना हिट है। लेकिन आज जो सर इतने बड़े पद पर हैं और इतने सीनियर हैं, उसके बावजूद जैसा कि सर ने कहा कोरोना कालखंड में आपने OTT प्लेटफॉर्म पर जितनी भी फिल्में आई हैं, शॉर्ट फिल्म, फीचर फिल्म, वो सभी फिल्में देखिए। मतलब देखिए रुचि कितनी है, क्योंकि सर का जो अध्यात्म, दर्शन, साहित्य और ऐतिहासिक विषय, इसलिए सर की रुचि है कि किस फिल्म से क्या अच्छा पाया जा सकता है और वापस हम समाज को क्या वो संदेश सकारात्मक दे सकते हैं, इसीलिए सर की रुचि है। तो धन्यवाद सर। धन्यवाद। इसी तरह से आगे भी हम आपको विद्वानों से, उनके लेखन से और उनके ज्ञान से आपको परिचित कराते रहेंगे। धन्यवाद।